हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री भाई अजय कुमार पे। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है क्लास का, वो 9th क्लास का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैटर अराउंड अस। ठीक है, तो आज उसका लेक्चर नंबर 3 है और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक जो है वो होने वाला है इवेपोरेशन और डिफ्यूज़न। कि इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है, उसको कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी डेली लाइफ में इवेपोरेशन के क्या यूज है ना, क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उसके, और उसके बाद बात करेंगे डिफ्यूज़न की। तो आज का हमारा 2 टॉपिक होगा, इवेपोरेशन एंड डिफ्यूज़न। ठीक है, तो उससे पहले अगर कोई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो आज की जो टॉपिक हमारा सबसे पहला वो क्या है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इवेपोरेशन भी क्या है, जब कोई लिक्विड किसी गैस में कन्वर्ट होती है। जब किसी सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में क्या होती है, कन्वर्ट होती है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, और उसी को हम बॉइलिंग भी बोलते हैं। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा भाई, दोनों एक ही चीज़ है तो कुछ डिफरेंस होगा, तो बिल्कुल डिफरेंस है। तो पहले हम इवेपोरेशन की डिफिनीशन समझ लेते हैं और फिर इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस होता है उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। तो इवेपोरेशन होता है द प्रोसेस of conversion of a liquid into gas, ये हम क्या कह सकते हैं, वेपर। ठीक है, at any temperature below its बॉइलिंग पॉइंट। तो जब कोई भी जो लिक्विड होता है वो गैसियस स्टेट में या गैस में कन्वर्ट होता है, और कैसे कन्वर्ट होता है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पे। जैसे वाटर क्या है, वाटर को बॉयल होने के लिए कितना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब इस टेम्परेचर से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे, भाई 90 पे हो, 80 पे हो, 70 पे, 75 पे, 72 पे, 40 पे, इवन 25 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब इसमें से किसी भी टेम्परेचर पे, इनमें से किसी भी टेम्परेचर पे, मतलब इस टेम्परेचर से बिलो किसी भी टेम्परेचर पे जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन क्या होता है कि किसी भी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, और कब कन्वर्ट होना, इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसके बॉइलिंग, जो आपका लिक्विड होगा वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से लेस टेम्परेचर पे क्या होता है, जब गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। और जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही क्या होता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है, तो बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग देखिए, अब डिफरेंस समझ ले दोनों में, पहले थोड़ा सा इसके बारे में और जान ले। तो जो आपका इवेपोरेशन होता है वो इवन रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट इवन एट रूम टेम्परेचर। जो इवेपोरेशन होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है, हो सकता है। तो जब अगर ये रूम टेम्परेचर जो आपका नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस है, तो रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है। भाई ये कम टेम्परेचर पे भी पॉसिबल है, तो अगर टेम्परेचर कम पे पॉसिबल है तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर we can increase the rate of evaporation। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चल, ये तो बात हो गई इवेपोरेशन। ठीक है,
तो नोट्स आप लोग साथ साथ बनाते चलिए, और जो आलसी लोग हों जिनको लिखने में क्या होती दिक्कत होती हो तो उनके लिए व्यवस्था है। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए और असाइनमेंट चाहिए तो सभी के लिए है, वो आप लोग टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आपको वहाँ पे PDF नोट्स, ठीक है, और आपको असाइनमेंट वगैरह सब मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट भी होता है तो आप उस ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या होता है, तो चलिए बहुत माइनर सा डिफरेंस समझते हैं। एक तरफ क्या लिखेंगे, इवेपोरेशन, और सेकेंड साइड क्या लिख दें, बॉइलिंग। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है समझते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि जो इवेपोरेशन होता है, जो इवेपोरेशन होता है वो क्या होता है, अपने किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। कब, अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम। तो हम क्या कहेंगे, इट कैन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, एट ऑल टेम्परेचर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। इवन लिक्विड पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं हो सकता, लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट पे होने लगेगा उसी को हम क्या बोल देंगे, बॉइलिंग। तो क्या होता है, इट टेक्स प्लेस एट अ डिफिनिट टेम्परेचर, डिफिनिट टेम्परेचर known as boiling point, known as boiling point। ये जो होता है एक डिफिनिट टेम्परेचर पे होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट की एक और बात जाने की, बॉयल होता कब है भाई। हमने आपको बॉइलिंग बताया था, लेकिन शायद ये नहीं बताया था कि कोई भी लिक्विड बॉयल कब होगा, कोई भी लिक्विड बॉयल कब होगा। जैसे वाटर 100 डिग्री पे हो गया, क्यों 100 पे ही हुआ, 90 भी हो सकता है भाई, 80 पे भी हो सकता है, 120 पे भी हो सकता था, 100 पे ही क्यों हुआ। जैसे हम लोग पहाड़ों पे चले जाएं, हिल्स पे चले जाएं, तो वहाँ पे भी जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। 100 से कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब 100 नहीं रहेगा, ठीक है। तो चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, हमने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 पढ़ा, तो जब हम क्या गए, हिल्स पे गए, है ना, पहाड़ों पे गए, तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया, ऐसा क्यों हुआ। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि बॉयल कोई सब्सटेंस होगा कब, तो उसका रीजन हमें पता चल जाएगा। तो कोई भी सब्सटेंस बॉयल तब होता है जब उसका, कोई भी लिक्विड बॉयल तब होता है जब उसका जो क्या होता है, वेपर प्रेशर, व्हेन, यहाँ लिख दे रहे, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर, ठीक है, पूरा लिख दे रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, जो हमारे सराउंडिंग का जो इस समय प्रेशर है, ठीक है। जब जो हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं, तो लिक्विड को हीट करेंगे, वेपर फॉर्म होगी, और वो वेपर लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर अप्लाई करती है। मान लो ये हमारा क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है उसको समझिए। ये हमारा लिक्विड है, जब लिक्विड को हीट करोगे तो लिक्विड को हीट करने पे यहाँ क्या फॉर्म होगी, वेपर फॉर्म होगी। अब आपने गैस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है कि जो गैस होती है वो सभी डायरेक्शंस में क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है, फोर्स अप्लाई करती है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो ये जो वेपर होगी, ये इस लिक्विड की सरफेस पे भी एक प्रेशर लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। इस प्रेशर को ही क्या बोलते हैं हम, वेपर प्रेशर। तो द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिख लीजिएगा कि द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। और जब इसी का ये जो वेपर प्रेशर है, ये हमारे एटमॉस्फियर के, हमारे एटमॉस्फियर के प्रेशर के जब इक्वल हो जाता है, तभी हमारा जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, बॉयल होने लगता है, ठीक है। इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन बॉइलिंग टेक्स प्लेस, देन बॉइलिंग टेक्स प्लेस। तो जब भी जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तो उसी टाइम पे क्या होता है, हमारा जो लिक्विड होता है वो बॉयल होने लगता है। तो यहाँ पे भाई हम लोग क्या हैं, समतल जगह पे हैं, प्लेन सरफेस पे हैं। यहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, अलग है। जब हम लोग दूसरी जगह पे जाएंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, मान लो हम पहाड़ पे गए, क्लाइमेट चेंज हुआ, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाएगा, तो जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा जिस टेम्परेचर पे, वो उसका वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है, तो अलग टेम्परेचर पे क्या होता है भाई, बॉयल होता है। वहाँ जाओगे, कंडीशंस चेंज होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, प्लेस के साथ साथ वेरी करता जाएगा। डिफरेंट प्लेसेस पे क्या होंगे, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जो इवेपोरेशन होता है वो क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट पे होता तो है भाई, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, बॉइलिंग बोलेंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग क्या होती है, एक डिफिनिट टेम्परेचर पे होती है जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और बॉयल होता कब है, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन बॉइलिंग टेक्स प्लेस। ठीक, सेकेंड डिफिनेशन की बात, मतलब सेकेंड डिफरेंस क्या होता है, ये जो होता है, इट इज़ सरफेस फेनोमेनन। इट इज़ अ सरफेस फेनोमेना। सरफेस फेनोमेनन, सरफेस फेनोमेनन मतलब कि जो इवेपोरेशन होता है, इसमें केवल लिक्विड के सरफेस के जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वही क्या होते हैं, गैस में कन्वर्ट होते हैं। जैसे हमारा ये लिक्विड है, तो ये लिक्विड है, तो इस लिक्विड के ये जो सरफेस, यहाँ पे जो सरफेस पे पार्टिकल्स होंगे, सरफेस के पार्टिकल्स ही गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। सरफेस के पार्टिकल्स ही गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। ये जो अंदर है बिलो द सरफेस, इन पार्टिकल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अभी क्यों होता है ऐसा, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, रीज़न इसके बाद ही है। तो अभी जानिए कि जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फेनोमेना है, लेकिन ये जो होता है ये बल्क फेनोमेना होता है। बल्क फेनोमेना मतलब कि इसमें जो बॉइलिंग में होता है, बॉइलिंग में सरफेस के पार्टिकल्स बॉयल होंगे, जो सरफेस के बिलो पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, इन द फॉर्म्स ऑफ बबल्स। देखते हो जब चाय बनाए होगे कभी, या पानी गर्म किए होगे घर पे, तो देखोगे उसमें बबल्स आने लगते हैं ना, तो नीचे से क्या आते हैं, बबल्स आते हैं, ऊपर उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है। तो बॉइलिंग में क्या होता है, बल्क फिनोमेना है, मतलब पूरे बॉडी में, पूरे लिक्विड में भाई, टू द सरफेस एंड बिलो द सरफेस बॉइलिंग टेक्स प्लेस इन ऑल पोजीशंस। सभी पोजीशंस पे बॉइलिंग हो सकती है। तो ये सरफेस पे होती है, और ये क्या होता है, बल्क फिनोमेना है, बल्क फिनोमेनन। इट इज़ अ बल्क फिनोमेनन। ठीक है, तो ये क्या है, दो मेजर डिफरेंस है किसमें, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं किसकी, अब हम बात करें वाई इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन। ठीक है, चल तो सबसे पहले तो बात करें कि इवेपोरेशन, भाई हम लिख दे रहे हैं, जो हमारा इवेपोरेशन है वो क्या होता है, सरफेस फेनोमेनन होता है। ठीक है, देखो तो इवेपोरेशन इज आ सरफेस फेनोमेनन। इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेनन होता है। ठीक है, चल अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें भाई, क्यों होता है ऐसा। एक्सप्लेनेशन या रीज़न हम कह सकते हैं, है ना, या कह सकते हैं रीज़न। चल इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों ये सरफेस फेनोमेनन है। तो देखो, कोई मान लो ये लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड रखा हुआ है, तो लिक्विड के जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, सरफेस के पार्टिकल्स, इनकी काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी जानते हो क्या होती है, द एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ऐसी एनर्जी जो पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण उनमें पाई जाती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी ये जो बिलो द सरफेस हैं या अदर पार्टिकल्स हैं, उनके कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है कि जो सनलाइट है या जो हीट होती है, ये जो सनलाइट है, ठीक है, जो सनलाइट क्या होती है, डायरेक्टली किस पे आती है भाई, सरफेस के पार्टिकल्स पे। जो सनलाइट हमारी है वो डायरेक्टली कहाँ आती है, सरफेस पार्टिकल्स पे आती है। तो इन सरफेस पार्टिकल्स को हीट करती है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, इनका मूवमेंट बढ़ता है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब जब इनकी काइनेटिक एनर्जी अदर पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो गई, तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये अपने बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे।
मतलब अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे मॉलिक्यूल से क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, और सरफेस को छोड़कर क्या हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें सरफेस के पार्टिकल्स ही क्या हो रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिनोमेना कहते हैं। फिर से एक बार समझते हैं कि द पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन द अदर पार्टिकल्स, सो दे ब्रेक डाउन देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिकॉज, अच्छा क्यों होता है ऐसा, बिकॉज दे डायरेक्टली कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट विथ सनलाइट, वो जो है सनलाइट के डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं, इस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। सो दे ब्रेक देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ अदर मॉलिक्यूल्स एंड कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट और वेपर, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सरफेस चेंज इनटू गैस और वेपर, सो इट इज़ अ सरफेस फेनोमेनन। क्योंकि इसमें जो है केवल सरफेस के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, सरफेस के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आपके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस फेनोमेना कहते हैं। ठीक है, बात समझ आइए। चलो अब इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे इवेपोरेशन, भाई नोट्स बनाते जाना जैसा कि बताया, और अगर किसी को दिक्कत हो नोट्स में तो वो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को, उस पर आपको PDF नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं किसकी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन की। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किन किन फैक्टर से अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करें, सबसे पहला बात कर लो, जैसा कि हमने बताया टेम्परेचर है ना, अभी एक बताया था कि जो आपका इवेपोरेशन होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी पॉसिबल है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होता है, इंक्रीज। तो बाई इंक्रीजिंग, या हम कहते हैं ऑन इंक्रीजिंग, है ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऐसा होता क्यों है भाई, वही चीज़ सेम चीज़, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब मूव करने की जो एनर्जी है, मूव करने के कारण जो एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी, तो हीट का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इजीली ब्रेक होगा, जल्दी जल्दी ब्रेक होंगे, और जितनी जल्दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा ये सभी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। तो बात समझ में आई कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही दो पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ, ये दोनों क्या हो गए भाई, फ्री हो गए, निकल गए, गैसेस स्टेट में चले गए एटमॉस्फेयर में। इवेपोरेशन हमारा क्या हो गया, आसानी से हो गया। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। ये तो पहला फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर की बात करें, चलो सेकेंड देखते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग अपने से नोट करते जाइएगा। बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज, सो दे इजिली ब्रेक देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड कन्वर्ट इनटू द गैसेस स्टेट। ठीक, सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। एक्सप्लेनेशन आप लोग अपने से लिख लेंगे। सेकेंड पॉइंट की बात करें, सेकेंड पॉइंट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जैसा कि अभी हमने बताया, जो इवेपोरेशन है वो कैसा होता है, सरफेस फिनोमेना होता है। तो मतलब अगर जितना ज़्यादा लिक्विड का सरफेस होगा उतना ज़्यादा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगी, जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगी। और अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो ज़्यादा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही, जितनी ज़्यादा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गई मतलब इवेपोरेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इवेपोरेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, on increasing surface area, ठीक है, surface area rate of evaporation also
इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवेपरेशन, ठीक है। अच्छा क्यों, जैसे एग्जांपल देख लो डेली, भाई कपड़े धोते होगे, अगर कपड़े को अच्छे से क्या करते हो, स्प्रेड करके वायर पे टांगते हो, अच्छे से फैला कर वायर पे टांगते हो, तो जल्दी क्या होता है, सूख जाता है, जल्दी ड्राई हो जाते हैं हमारे क्लोथ्स। लेकिन अगर उसी को जैसे धुला और इसको ले जाके ऐसे ही क्या कर दिया, टांग दिया, ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारा क्लोथ्स है, हमने इसको धुला, पानी में ले जाके इसे टांग दिया, तो ऐसे में जल्दी क्या होगा, ड्राई होगा। कि इसको अच्छे से जब हमने क्या किया, अच्छे से फैला के बढ़िया से डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ईजिली क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया कम है भाई, इस सरफेस यहाँ के मॉलिक्यूल्स तो सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए भाई, एनर्जी लिए, रिलीज़ हो गए, लेकिन जो अंदर है यहाँ पे वो सब नहीं है। लेकिन जैसे सरफेस एरिया बढ़ाया तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या आ गए, कांटेक्ट में आ गए। अब सारे मॉलिक्यूल्स सरफेस को छोड़ के क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसका भी एक्सप्लेनेशन लिख लोगे, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीजेज बिकॉज evaporation is a surface phenomena and larger the area the more number of molecules get evaporated, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड हमारा क्या होगा, जैसे इसका एग्जांपल टेम्परेचर के देख लो। देखो जिस दिन धूप निकली रहती है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। विंटर्स में जब ठंडी आ जाती है तो कपड़े देर से सूखते हैं। क्यों ऐसा, भाई टेम्परेचर लो होता है एटमॉस्फेयर का, विंटर्स में एटमॉस्फेयर टेम्परेचर लो है, इवेपरेशन देर से होगा, कपड़े देर से सूखेंगे। जो समर्स होते हैं, गर्मियाँ होती हैं, उनमें टेम्परेचर हाई होता है, इवेपरेशन जल्दी हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल हो जाएंगे। अगली एग्जांपल की बात करें विंड स्पीड की, अगला हमारा फैक्टर जो होगा विंड स्पीड है ना, विंड स्पीड की हवा जो होती है, जितनी ज़्यादा विंड होगी उतना ज़्यादा इवेपरेशन होगा। ऐसा क्यों, इसको भी समझते हैं। तो जैसे हमारा ये क्लॉथ है, ठीक है, ये क्लॉथ है, ये वायर पे हमने इसको टांगा हुआ है क्लॉथ को। अब अगर विंड जो है वो धीमी, मतलब विंड नहीं है, ना के बराबर है, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स इवेपरेट होंगे ये इसके सराउंडेड ही भाई देर तक क्या होंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लॉथ है, हमने इसको टांग दिया। अब इसको जैसे ही टांग दिया तो ये क्या हुआ, विंड नहीं है तो इसके पार्टिकल्स इवेपरेट हुए, और क्योंकि विंड है नहीं तो पार्टिकल्स इसके सराउंडेड ही क्या होंगे, प्रेजेंट रहेंगे। और सराउंडेड में ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं भाई, ड्रॉपलेट्स पहले से ही प्रेजेंस है, मॉइस्चर पहले से ही प्रेजेंस है, तो इवेपरेशन क्या होगा, देरी से होगा। लेकिन जब विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इससे जो पार्टिकल्स इवेपरेट हुए, विंड उसको अपने साथ लेके चली गई, ये स्पेस खाली हो गया, फिर से नए पार्टिकल्स इवेपरेट हुए, तुरंत विंड लेके चली गई, फिर नए पार्टिकल, जितनी जल्दी विंड चलेगी उतने जल्दी पार्टिकल्स इवेपरेट होते जाएंगे, क्लॉथ जल्दी ड्राई हो जाएगा। विंड स्पीड कम रहेगी, पार्टिकल्स इसके अराउंड बने रहेंगे, और जो हमारा क्लॉथ है वो ईजिली ड्राई नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हायर द विंड स्पीड, हायर द विंड स्पीड, हायर द रेट ऑफ इवेपरेशन। जितनी ज़्यादा क्या होगी, विंड स्पीड होगी उतना ज़्यादा इवेपरेशन होगा। बिकॉज विंड टेक्स अवे द मॉलिक्यूल्स, या विंड्स टेक अवे द गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ क्लोथ ईजिली। विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इसके सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स हैं वो विंड अपने साथ लेके चली जाएगी, टेक्स अवे विथ दिस इट, विंड टेक्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस from the surroundings of clothes, takes away with it, so clothes get easily dry, जो कपड़े होंगे वो easily dry हो जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे क्या है, विंड स्पीड कम हुई तो पार्टिकल्स इसके सराउंडेड बने रहेंगे, और विंड स्पीड कम है तो सराउंडेड बने हैं, तो ये इवेपरेशन देर से होगा, कपड़े देर से सूखेंगे। चलो अब बात करें फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ हमारा पॉइंट क्या होगा, देखो विंड स्पीड हो गया, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी समझते हो ना, ह्यूमिडिटी कैसे मेजर किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, यही होता है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर, एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है वही क्या होता है, वही होता है ह्यूमिडिटी, वही होता है रेट ऑफ ह्यूमिडिटी, वही होता है मेजरमेंट।
जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होगी उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। तो अब बताओ, हमने ये क्लोथ्स टांगे हुए हैं, ह्यूमिडिटी है, मान लो बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में जो एयर है उसमें मतलब मॉइस्चर बनी हुई है। तो अब मॉइस्चर एयर में पहले से प्रेजेंस है, तो ये कपड़े हैं जो है हमारे, इसके चारों क्या है, गैसियस पार्टिकल्स या मॉइस्चर जो है, नमी जो है वो पहले से ही बनी हुई है। तो जो इवेपोरेशन होगा इसका, भाई टेम्परेचर भी कम हो गया, ह्यूमिडिटी मॉइस्चर आ गया, टेम्परेचर भी कम हो गया, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो ईजिली इवेपोरेट नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर यहीं पे ह्यूमिडिटी कम होती तो इसके सराउंडेड जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ड्रॉपलेट्स, जो इसके चारों ड्रॉपलेट्स थी, या हम सीधे सीधे कहें मॉइस्चर थी, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो ड्रॉपलेट्स कम होंगे, तो ये जो इसके पार्टिकल्स हैं वो ईजिली एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो पाएंगे। ड्रॉपलेट्स कम होंगी, मॉइस्चर कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ईजिली हो जाएगा। तो मतलब कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो होगा तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस देन इवेपोरेशन डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी जो इवेपोरेशन होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो जो क्लोथ होंगे उनके चारों ओर ड्रॉपलेट्स होंगी, मॉइस्चर की ड्रॉपलेट्स होंगी, तो इनके पार्टिकल्स इजीली इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे। लेकिन ह्यूमिडिटी कम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ड्रॉपलेट्स अराउंड द क्लोथ इज लेस, सो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड गेट ईजिली इवेपोरेटेड। जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो ईजिली इवेपोरेट हो जाएंगे, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में? चल और बात करते हैं, और किसकी बात कर लें? चल और देखते हैं, और कोई फैक्टर है? नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें, फिफ्थ हमारा पॉइंट बात करें, नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करती है कि भाई हमारा जो लिक्विड है जिसका इवेपोरेशन हो रहा है वो कैसा है। भाई वो भी तो हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट कम हो, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। भाई सभी लिक्विड्स का तो बॉइलिंग पॉइंट और सेम होता नहीं, डिफरेंट होता है। तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ईजिली वेपराइज हो जाएंगे, उनका इवेपोरेशन ईजिली हो जाएगा। लेकिन जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उनका वेपराइजेशन कम होगा, मतलब इवेपोरेशन उनका क्या हो जाएगा, देरी से होगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड भी डिपेंड करता है। जैसे हम बात करें पेट्रोल हो गया हमारा, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है ना, पेट्रोल हो गया, एल्कोहल हो गया, या हम बात कर लें एसीटोन की बात कर लें, या क्लोरोफॉर्म की बात कर लें, क्लोरोफॉर्म हो गया, एसीटोन हो गया, आर ईजिली इवेपोरेटेड than water due to their less boiling point। इन लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं तो एक कम टेम्परेचर पे ही ईजिली इवेपोरेट हो जाते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, देर से इवेपोरेट होगा। जैसे बेंजीन की बात करो, बेंजीन लिक्विड, उसका भी इवेपोरेशन क्या होगा भाई, रेट इन लोगों से डिफर होगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है कि लिक्विड हमारा कैसा है, किस नेचर का है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड के बाद। अब हम बात करें कि सम डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन का हमारी जो डेली लाइफ है उस पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो सम डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन के डेली लाइफ एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात करें तो इवेपोरेशन हैज़ कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे क्या होता है कि पीपल स्प्रिंक्स वाटर ऑन हॉट रूफ और इन ओपन ग्राउंड। जैसे इस समय गर्मियों के दिन है
तो गर्मियों के दिन में क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो अपने छत पर, रूफ पर क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं शाम के समय पे, या फिर बाहर जो होता है ग्राउंड में भी पानी डाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? पानी और ठंडक हो जाती है, भाई हमारा जो रूफ है वो ठंडी हो जाती है, जो ग्राउंड है उसमें ठंडक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो जो ओपन ग्राउंड में या जो हॉट रूफ है, इस पर जब हम, मान लो ये हमारी रूफ है, जब इस पर हमने वाटर ड्रॉपलेट्स क्या की, वाटर ड्रॉपलेट्स छिड़क दी, उसका स्प्रेड कर दी, तो होता क्या है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जब इस पे जाएंगी तो इससे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब कर लेंगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को, वेपराइजेशन क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, और हीट मिलते ही उसको एब्जॉर्ब करते ही क्या हो जाएंगे, सरफेस छोड़ के निकल जाएंगे। तो सरफेस की जो हीट थी उसको ये ड्रॉपलेट्स, उसको ये वाटर मॉलिक्यूल्स अपने साथ लेके सराउंडिंग्स में चले गए, इवेपरेट हो गए। तो जैसे यहाँ की हीट चली जाएगी तो हमारा जो सराउंडिंग होगा, जो रूफ होगी, जो ग्राउंड होगी, वहाँ क्या हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। जैसे हम लोग बात करें ठंडी गर्मियों में पसीना आता है, पंखे के नीचे बैठ जाओ तुरंत क्या होता है भाई, ठंडक आ जाती है। ऐसा क्यों? कि पसीना आया, हमारा स्वीट आया, हमने क्या किया, एयर में बैठे, तो जो स्वीट मॉलिक्यूल्स है वो इवेपरेट हुए। इवेपरेट होते समय क्या किए उन्होंने अपने सराउंडिंग से और हमारी बॉडी से, भाई उनको इवेपरेट होने के लिए हीट चाहिए ना। कैसी हीट चाहिए? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वो हमारी बॉडी से, हमारे सराउंडिंग से, सराउंडिंग मतलब हमारे एटमॉस्फेयर जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग से लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और इवेपरेट हो जाते हैं। और क्योंकि हमारे बॉडी से, सराउंडिंग से जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। तो ये बात समझ में, कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवेपरेट होते समय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब सरफेस से लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके तब इवेपरेट होते हैं। तो हीट चली गई, कूलिंग इफेक्ट आ गया। ठीक है, और एग्जांपल देखें, जैसे तो ये तो दो एग्जांपल हो गए, कौन कौन से, पीपल स्प्रिंग्स वाटर ऑन हॉट रूफ और इन ओपन ग्राउंड। सेकंड बात करें तो सेकंड हमारा जैसे पीपल हैज़ कूलिंग इफेक्ट इन, हैज़ कूलिंग इफेक्ट इन समर। ठीक है, समर के दौरान व्हेन दे सिट इन एयर, है ना, जब एयर में बैठते हैं, एयरी स्पेस में बैठते हैं जहाँ पे हवा अच्छी आ रही है। ठीक है, जहाँ जैसे हमने पंखा के नीचे ही बैठ गए, भाई लाइट चली गई, पसीना आ गया, फिर पंखा चला, तुरंत वहाँ से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स ने लेटेंट हीट एब्जॉर्ब किया और उसको लेके इवेपरेट हो गए, हो गया। तीसरी बात, जैसे आप लोगों ने गर्मी में देखा होगा अर्थन पॉट, अर्थन पॉट समझते हो ना, मटका जो होता है जिसको बोलते हैं सुराही। ठीक है, अब तो फ्रिज हो गई सभी के यहाँ, तो सुराही यूज नहीं करते हो, लेकिन जो मटकी जिसको बोलते हैं ना, मटका, ये तो उसमें जानते हो जब हम पानी रख देते हैं गर्मियों में तो उसमें होता क्या है, पानी रखने पर उसमें जो पानी होता है वो ठंडा रहता है। ऐसा क्यों हो जाता है कि अर्थन पॉट में पानी रखने पे ठंडा होता है, जबकि जो नॉर्मल्स हमारे कंटेनर होते हैं, नॉर्मल कंटेनर जैसे बाल्टी वगैरह हैं, है ना, ड्रम वगैरह हैं, इनमें रखने पे ठंडा नहीं रहता। तो ऐसा क्यों होता है? तो अगर आप देखेंगे जो हमारा अर्थन पॉट है, ठीक है, अर्थन पॉट, इसके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स, स्मॉल होल्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये होल्स क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को ईजिली इवेपरेट होने में हेल्प करते हैं। जब इसका वाटर मॉलिक्यूल इवेपरेट होता है, जो इसमें वाटर रखा हुआ है, ये वाटर रखा हुआ है, तो ये पोर्स की हेल्प से धीरे धीरे इवेपरेट होता है। इवेपरेट होते समय करता क्या है, ये अपने सराउंडिंग से, भाई ये अपने चारों तरफ जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को एब्जॉर्व करता है, अपने चारों तरफ प्रेजेंट जो हीट है, ये हम कहेंगे अपने सराउंडिंग से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है और इवेपरेट होता है। और जब ये हीट जो है एब्जॉर्व हो गई, तो हीट एब्जॉर्व होने के बाद क्या हो जाएगा, भाई सराउंडिंग कूल हो गया, तो जो वाटर है वो भी क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आई। सुराही में पानी रखने पे जल्दी ठंडा, मतलब ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि जो आपका अर्थन पॉट है उसमें क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, और स्मॉल पोर्स होते हैं तो उन पोर्स से जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है वो ईजिली इवेपरेट होता है। इवेपरेट होते समय क्या करता है, अपने सराउंडिंग से लेटेंट हीट को एब्जॉर्व करके निकलता है। तो लेटेंट हीट मतलब सराउंडिंग से हीट निकल गई, और हीट निकल गई तो सराउंडिंग कूल हो गया, तो जो अर्थन पॉट में रखा हुआ वाटर है वो भी क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद बात करें अगली
और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हम लोग गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं ना, कॉटन क्लोथ्स, ऐसा क्यों होता है? कॉटन के क्लोथ्स, ये वाइट क्लोथ्स पहनते हैं, है ना, हम लोग वाइट क्लोथ्स पहनते हैं या कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है? कॉटन क्लोथ्स, है ना, गर्मियों में यही प्रेफर करते हैं, समर टाइम में कॉटन के क्लोथ्स पहनना या फिर वाइट क्लोथ्स पहनना। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो ये वाइट क्लोथ्स हैं या कॉटन क्लोथ्स होते हैं, ये गुड एब्जॉर्बर होते हैं। किसके? गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वीट। जो हमारा पसीना होता है उसको ईजिली क्या कर लेते हैं? ईजिली क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब हमारे स्वीट को ईजिली एब्जॉर्ब करते हैं तो वो स्वीट क्या होता है? सराउंडिंग से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को लेके इवेपरेट हो गया, तो वहाँ पे क्या आ जाता है? कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। वहाँ पे क्या आता है? कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। तो इस वजह से वाइट क्लोथ्स और कॉटन क्लोथ्स को पहनने पे क्या होता है? हमें गर्मी कम लगती है और क्या होती है? कूलिंग इफेक्ट बना रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं, वाइट क्लोथ्स होते हैं, ये गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वीट होते हैं, स्वीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे स्वीट क्या होता है? उसका इवेपराइजेशन ईजिली हो जाता है। इवेपरेट होते समय सराउंडिंग से क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करके निकलता है, इस वजह से सराउंडिंग कूल हो जाती है, हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। ठीक है, तो गर्मियों में क्या करना चाहिए? कॉटन क्लोथ्स और वाइट क्लोथ्स को प्रेफरेंस देते हैं ड्यू टू बिकॉज दीज आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड हेल्प्स इन द इवेपराइजेशन। और बात करें और किसी पॉइंट की, जैसे चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? जैसे जब हम स्विमिंग करके क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं तो हमें क्या होता है? कूल फील होता है ना। ऐसा क्यों होता है? व्हेन वी कम आउट ऑफ स्विमिंग, ठीक है, वी फील कूलिंग इफेक्ट फील होता है ना। ऐसा क्यों होता है भाई? स्विमिंग नहीं कि नहा के निकलते, जैसे कभी संगम गए हो, गंगा गए हो, कहीं भी गए हो, किसी भी नदी नाला है ना, नदी तालाब नाले वगैरह में नहाए हो, तो जब नहा के निकलते होगे तो वहाँ पे क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नहा के निकलने पे जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं बॉडी पे, वो बॉडी से क्या करते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्व करते हैं और एटमॉस्फेयर में वेपर फॉर्म में निकल जाते हैं, और हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्व करके गए तो हमारी बॉडी में क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे और बात करें कि जब हमारे पे वोलाटाइल लिक्विड्स जब सरफेस पे हम रखते हैं, पाल्म पे लेते हैं वोलाटाइल लिक्विड्स ऑन पाल्म, जब हम अपने पाम पे, जब अपनी हथेली पे कोई वोलाटाइल लिक्विड गिर जाता है, हाथ वगैरह कहीं पे सरफेस पे, स्किन पे, कूलिंग इफेक्ट आता है। जैसे पेट्रोल गिराओ तो पेट्रोल डालते ही क्या आता है? तुरंत ठंडा महसूस होता है, कूलिंग। एल्कोहल गिराओगे तो एल्कोहल गिराते ही क्या होगा? थोड़ी देर में कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है, ये सब वोलाटाइल लिक्विड से जैसे ही सरफेस पड़ते हैं, सरफेस से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब करते हैं और इवेपरेट हो जाते हैं, जिससे हमें क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या थे? कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं किसके? इवेपरेशन के। और एक बात करें, जैसे जो हमारा, जब हम किसी ग्लास में किसी ग्लास में आइस क्यूब रख देते हैं ना, आइस क्यूब्स रख दें, आइस क्यूब्स या फिर कोल्ड वाटर रख दें, दोनों में से कुछ भी रख दें, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं तो उस ग्लास के चारों तरफ क्या होते हैं? ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। ग्लास के सरफेस पे क्या हो जाते हैं? ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाती हैं, है ना, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, या उस पर क्या होती हैं? दिखती हैं। ऐसा क्यों होता है? When we take ice cubes or cold water in a container, droplets are observed on the surface of ग्लास और कंटेनर, है ना, ग्लास ले लो, कंटेनर। तो जब हम किसी भी कंटेनर में क्या करते हैं? आइस क्यूब्स ले लेते हैं या कोल्ड वाटर ले लेते हैं, तो उसके सरफेस पे ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना, उसके सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व होती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जब हमने आइस क्यूब्स लिया तो इसके सराउंडिंग में भाई वेपर तो रहती ही है, एयर में वेपर है,
ठीक है। तो ये जो वेपर है जब इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, ये हमारा ग्लास है, इसमें आइस क्यूब्स रखे हैं, ठीक है, जो भी है, तो जब इसके सराउंडेड जो वेपर है ये इसके कांटेक्ट में आई, तो कांटेक्ट में आते ही वहाँ पे क्या हो गया भाई, क्या टेम्परेचर लो है, तो टेम्परेचर लो के कांटेक्ट में आते ही वहाँ पे कंडेंसेशन हो जाता है, वेपर मॉलिक्यूल्स का या गैसियस मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन हो जाता है, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में उसके सरफेस पे क्या हो जाती है, रह जाती है। जैसे आपने एक प्रोसेस पढ़ा था ना, जब टेम्परेचर लो करते हो तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। तो वही चीज़ यहाँ पे जो इस ग्लास के इस बॉटल के चारों तरफ वेपर होगी, जैसे ही ग्लास के कांटेक्ट में आएगी, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर लो है, तो वो कंडेंस हो जाएगी और वाटर वेपर में कलेक्ट हो जाएगी। तो कभी ये मत सोचा करो कि जो अंदर का पानी है वो ग्लास से बाहर आ गया, ये बॉटल का अंदर का पानी ग्लास से बाहर आके उसके सरफेस पे गया, ऐसा नहीं होता। जो एयर में, जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होती है या वेपर होती है, वो क्या हो जाती है, वो कंडेंस होके उसके सरफेस पे कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, इवेपरेशन, या इवेपरेशन का अपोजिट कंडेंसेशन। जो इवेपरेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो इसके सरफेस पे आते ही कंडेंस होके कलेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, हमारे इवेपरेशन के। अब हम इवेपरेशन, हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म। अब हम चलते हैं किस पे, अब हम चलेंगे डिफ्यूज़न पे, ठीक है। छोटा टॉपिक है, समझिएगा बड़े ध्यान से, और इसकी भी नोट्स बनाइएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिफ्यूज़न क्या होता है कि द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस जब डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज नोन एज डिफ्यूज़न, ठीक है। जब डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स को मिक्स किया जाता है तो उनके मिक्स करने की इंटेंसिटी, वो कैसे मिक्स होते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिफ्यूज़न होती है। और डिफ्यूज़न टेक्स प्लेस, डिफ्यूज़न क्यों होता है, होता क्यों, रीज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न टेक्स प्लेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जब मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनके मूवमेंट के कारण ही क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आप लोग स्प्रे या परफ्यूम यूज़ करते हो डेली लाइफ में, तो थोड़ा सा उसको स्प्रे किया तो गैसियस मॉलिक्यूल्स और एयर, एक हमारा सब्सटेंस एयर है, एक है गैसियस मॉलिक्यूल, दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए, और जो हमारा जो परफ्यूम है पूरे रूम में क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, सब जगह क्या होने लगती है, उसकी फ्रेगरेंस, जो उसकी सुगंध है वो आने लगती। ये भी क्या एक तरह डिफ्यूज़न। एक सब्सटेंस कहाँ था, बॉटल के अंदर था गैसेस स्टेट में, एक सब्सटेंस हमारा बाहर है, एयर मिक्सचर है ना, गैसेस का, कई गैसेस का मिक्सचर। जैसे हमने स्प्रे किया तो जो स्प्रेस निकला, परफ्यूम का सब्सटेंस निकला, वो पूरे एयर में क्या हो गया, मिक्स हो गया। एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स में कम्प्लीटली मिक्स हो गए, पूरे एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो गए, फ्रेगरेंस पूरे रूम में फैल गई। ये क्या है, एक टाइप का डिफ्यूज़न ही है। और डिफ्यूज़न की बात करें तो जैसे कलर्ड चॉक को वाटर में डाल दो, तो कलर्ड चॉक को वाटर में डालोगे तो चॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और पूरा जो वाटर है वो कलर्ड हो जाता है। भाई रेड कलर की उसमें चॉक डाल दो तो वाटर का कलर रेड हो जाएगा, ग्रीन डालोगे ग्रीन। ऐसा क्यों, जो वाटर के पार्टिकल्स थे, जो चॉक के पार्टिकल्स, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए। और मिक्स क्यों हुए, ड्यू टू द मूवमेंट। जब चॉक का जो पार्टिकल है वो मूवमेंट किया अपने सरफेस को छोड़ के, भाई ये चॉक है, इसके पार्टिकल सरफेस को छोड़ के मूव करने लगे, लिक्विड के अंदर अंदर मूव किए, तो मूवमेंट के कारण क्या हो गए, दोनों मिक्स हो गए। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं डिफ्यूज़न, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं डिफ्यूज़न। द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ different substances is known as diffusion, and diffusion takes place due to the movement of particles। पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है, ठीक है। डिफ्यूज़न बात समझ में आई। तो डिफ्यूज़न की डिस्कवरी किसने की थी, बात करें अगर डिफ्यूज़न की डिस्कवरी किसने की थी तो ये भी जान लो, डिफ्यूज़न की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। जो इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इस वजह से जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है उसको हम लोग ब्राउनियन मोशन के नाम से भी जानते हैं, द जिगजैग मोशन। जैसे गैसियस पार्टिकल्स हैं या किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में बात करोगे तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में क्या होते हैं, रैंडम मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं।
तो उस मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी। लेकिन ब्राउनियन मोशन की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन, वो रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं दी है। ब्राउनियन मोशन वो किसने दी थी? वो हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिस्कवरी किसने की थी डिफ्यूज़न की, तो डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। लेकिन जो डिफ्यूज़न ब्राउनियन मोशन, थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन है, वो किसने दी? एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। चलो अब इसके बाद बात करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस में जो डिफ्यूज़न होता है किस तरह से होता है। तो हम क्या बोलेंगे, हेडिंग क्या लगाएंगे? डिफ्यूज़न इन डिफरेंट सब्सटेंसेस या डिफरेंट स्टेट्स। डिफ्यूज़न इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के डिफरेंट स्टेट्स में डिफ्यूज़न कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्यूज़न इन गैसेस। पहला किससे बात करेंगे? डिफ्यूज़न इन गैसेस। तो सबसे ईजिली, मोस्ट ईजिली टेक्स प्लेस इन गैसेस। ठीक है, जो डिफ्यूज़न होता है वो सबसे ईजिली किस में टेक्स मतलब होता है? सबसे ईजी गैसेस में होता है। ऐसा क्यों होता है? गैसेस के पार्टिकल्स मूव करने के लिए क्या होते हैं? फ्री होते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स, आपने गैसेस की प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। और डिफ्यूज़न आपको हमने बताया कि पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण होता है। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से डिफ्यूज़न भी इनमें ईजिली हो सकता है। जैसे कितनी भी गैसेस को मिक्स कर दो, आपस में क्या होती है? ईजिली मिक्स हो जाती है। एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, कई सारी गैसेस उसमें क्या मिक्सचर। जैसे अभी हमने आपको परफ्यूम वाला एग्जांपल दिया, जैसे ही स्प्रेड करते हो तुरंत ही फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल गई, बाहर तक फैल गई, है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के, भाई उसके अंदर भी गैस भरा है, परफ्यूम के अंदर भी जो हमारा एयर है उसमें भी गैस है। तो गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे में तुरंत मिक्स हुए, डिफ्यूज़न तेज़ी से हुआ, तुरंत स्प्रेड हो गया। तो गैसेस में सबसे आसानी से क्या होता है? हो जाता है डिफ्यूज़न। सेकेंड बात करेंगे हम डिफ्यूज़न इन लिक्विड। तो हम सबसे कह रहे हैं कि नोट्स बनाते चलिएगा। अगर जिन्होंने ना सुना हो तो अगर नोट्स चाहिए पीडीएफ तो फिर से लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको नोट्स मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में, और असाइनमेंट भी मिल जाएंगे, और जो क्वेश्चन के डाउट होंगे वो भी क्लियर होंगे। ठीक है, तो जो लोग देख रहे हो काफ़ी देर से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वो लोग सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दो, केवल देखे जा रहे हो। चलो, तो डिफ्यूज़न इन लिक्विड की बात करें तो डिफ्यूज़न इन लिक्विड क्या होता है, कैसे होगा? तो डिफ्यूज़न इन लिक्विड इज डिफिकल्ट देन गैस बट ईजियर देन सॉलिड। ऐसा क्यों होता है? लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस के कंपैरिजन में कम मोशन शो करते हैं। भाई उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। गैस के कंपैरिजन में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो इनके पार्टिकल्स के बीच इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिस कारण से मूवमेंट कम हो गया, अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण मूवमेंट कम हो गया, तो डिफ्यूज़न कम हो गया। लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, जिससे मूवमेंट सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा होगा, तो डिफ्यूज़न भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो जो डिफ्यूज़न इन लिक्विड है, लिक्विड का डिफ्यूज़न गैस से कम लेकिन सॉलिड से ज़्यादा। और थर्ड पॉइंट की बात करें डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स की, तो थर्ड हमारा होगा डिफ्यूज़न इन सॉलिड। ठीक है, तो डिफ्यूज़न इन सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में डिफ्यूज़न कैसे होता है उसकी भी बात करें तो सॉलिड में लगभग नेग्लिजिबल है। कैसा है? डिफ्यूज़न इज नेग्लिजिबल बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे आपको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स डू नॉट शो
कौन सा मोशन शो नहीं करते? ट्रांसलेटरी मोशन। जिन लोगों ने पहला इसका लेक्चर नहीं देखा है, पहला लेक्चर मतलब कि मैटर अराउंड अस 01, जिसमें हमने बात की थी किसकी? मैटर की, है ना। उसके बाद स्टेट्स की, और सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन भी किया था। तो उन दोनों लेक्चर्स को देख लीजिए तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है कि कोई एक पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के दूसरे पार्टिकल की जगह नहीं जा सकता है। मतलब मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, मैं अपने ही जगह पे रह के या तो क्या करूँगा भाई, वाइब्रेशन करूँगा, या तो क्या करूँगा, रोटेशन, मतलब अपने ही एक्सिस पे चारों तरफ घूमते रहूँगा ऐसे। तो सॉलिड भी यही करते हैं, या तो अपने रोटेशन पे मतलब एक्सिस पे घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, या फिर अपने जगह रह के वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशन शो करते हैं या रोटेशनल, बट ट्रांसलेटरी मोशन शो। तो जब एक पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के दूसरे की जगह जा ही नहीं सकता, डिफ्यूज़न कैसे होगा भाई? डिफ्यूज़न इज़ ड्यू टू द मूवमेंट, और इनमें कोई मूवमेंट होती ही नहीं। सॉलिड के पार्टिकल्स मूवमेंट शो करते ही नहीं। जब मूवमेंट शो करते ही नहीं तो निग्लिजिबल होता है, लगभग ना के बराबर होता है। बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? डिफ्यूज़न टॉपिक। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? इवेपोरेशन और डिफ्यूज़न। इसको आप लोगों ने एक बार पढ़ा, दोबारा फिर से वीडियो को देखिए, रिवीजन करिए। जितनी बार अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है ये हमारा मैटर अराउंड अस। अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर। लेकिन उसके पहले एक लेक्चर केवल क्वेश्चंस का बनाएंगे, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जितने टाइप्स के क्वेश्चन आपके स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए या NTSC या आपके ओलंपियाड के लिए, जितने भी आपके कंपटीशन हैं उनके लिए भी जो आपको ज़रूरी होगा, कंपलसरी होगा, सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में कराए जाएंगे। तो आप क्या करिए, अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। उस चैनल को ज्वाइन करके जो आपके डाउट्स हैं उस चैनल में बताइए। आपके क्वेश्चंस भी हैं भाई, उस पर आप क्या करिए, ग्रुप पे आप शेयर करिए, टेलीग्राम ग्रुप पे आप बताइए जो आपके डाउट्स हैं। उन डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में क्या हो जाएगा, हम कवर कर देंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ उन टॉपिक्स को भी जो आपका डाउट्स है उसको क्लियर करते जाएंगे। ठीक, पूरे चैप्टर में तीनों वीडियो आप देखिए, 3 वीडियो मैटर अराउंड अस पे आपके अवेलेबल है, तो तीनों को देखिए। तीनों में जितने टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में कोई भी दिक्कत है तो आप टेलीग्राम में ग्रुप में मैसेज करिए। उस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विद द क्वेश्चंस एंड विद द लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।